मेजर समस्या जो आ सकती है मैम वो एलपीजी को लेकर आ सकती है। सप्लाई चेन चोक होने वाली स्थिति हमको यहाँ पर देखने को मिली है। कच्चे तेल के दाम है 9 तारीख को तो ये भी देखने में आया कि $120 पार कर गया है। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में खतरा बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं और इसका सीधा असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका, समुद्री व्यापार की लागत में वृद्धि और अर्थव्यवस्था पर संभावित दबाव। ऐसे में कुछ अहम सवाल है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता यह तनाव आखिर किस दिशा में जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे घटनाक्रम का भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति पर आने वाले समय में क्या असर पड़ सकता है। साथ ही भारत की इससे निपटने की क्या स्ट्रेटेजी है। इन्हीं अहम सवालों को समझने के लिए बात करते हैं आज हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक एक्सपर्ट आशीष सर से, जिनसे हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ईरान यूएस क्राइसिस की वजह से जो कच्चे तेल के दाम है तकरीबन $100 प्रति बैरल का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वो क्रॉस कर गया है और 9 तारीख को तो ये भी देखने में आया कि $120 पार कर गया है। तो आइए हमारे जो एक्सपर्ट हैं आशीष सर, इनसे बात करते हैं कि इसके क्या कारण है। मैम तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएस इजराइल और ईरान के बीच वो करीब 10 दिन पार हो चुके हैं इसको, और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी सीज होती नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट है, ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है जहां से विश्व का 20% जो तेल है वो निकलता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का भी करीब करीब 45 से 50% क्रूड की रिक्वायरमेंट है वो इस क्षेत्र से होके आती है। तो एक सप्लाई चेन चोक होने वाली स्थिति हमको यहाँ पर देखने को मिली है। एक र्यूमर ये उड़ी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉकेट पे लगा दिया है। हालांकि आईआरजीसी ने कैटेगोरिकली आके ये बोला है कि हमने कोई ब्लॉकेट नहीं लगाया है। हालांकि उसने ये भी कहा कि हमने ये डिसाइड किया है कि यूएस या उसके जो एलाइज हैं उसका एक भी शिप नहीं निकलने देंगे, लेकिन बाकी देशों के लिए ये जो लेन ऑफ कम्युनिकेशन है ये ओपन है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो खुद अपनी शिप्स यहाँ से निकाल नहीं रही है क्योंकि उनमें ये डर है कि कोई मिसाइल, कोई बॉम्बार्डमेंट का वो शिकार ना हो। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एक मेजर कारण है। दूसरा कारण है मैम जो ईरानियन रजीम है, ये लगा था कि ये टॉपल कर गई है, अयतुल्ला खुमैनी को यूएस फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर रक्षा मंत्री हैं वो भी 24 घंटे के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे। इसके अलावा तमाम जो वहाँ की लीडरशिप है उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन हमने देखा कि बहुत जल्दी ही ईरानियन रजीम रीग्रुप की है और कल ही अभी हमको देखने को मिला है मुस्तफा खमेनेई, जो अयतुल्ला खमेनेई के जो बेटे हैं, उनको नया सुप्रीम लीडर या अयतुल्ला डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इससे क्या है, इससे जो ईरानियन लोग हैं उनका विल है, जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ गई है। तो अब लग रहा है कि ये टिके रहेंगे इस पूरे वॉर में, और ये वॉर जो है ये प्रोट्रैक्टेड, लंबी चलने वाली वॉर रहने वाली है। तो अब जो ग्लोबल ऑनलुकर्स हैं, जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने भी क्या किया, उनको भी ये लगा कि ये वॉर चलते रहनी है। तो अब एक साइकोलॉजिकल मार्क बना हुआ है कि तेल के प्राइसेस तो ऊपर बने ही रहेंगे। तीसरा कारण है मैम कि गल्फ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन लाइन है वो काट दी है। इराक है, कुवैत है और सऊदी है। अब ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमको क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्शन लाइन है उसको कट कर देनी है, क्योंकि कब कोई बम्बार्डमेंट हो जाए, ईरान हम पे कहीं ना अटैक कर दे या ये जो विवाद है वो क्षेत्र में और ना फैले। तो ये पर्पसफुली अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है ये काट रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ऑयल प्रोडक्शन कटेगी तो प्राइसेस पे एक अपवर्ड प्रेशर बनता दिखेगा, और वही हमको दिख भी रहा है। पहले $100 पर बैरल वाला जो साइकोलॉजिकल मार्क है वो ब्रीच किया गया है, और कुछ समय के लिए हमने देखा कि ये 120 भी पहुंच। सर, तो कंडीशन तो बड़ी चिंताजनक है ये। तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मैम इसके भारत की अर्थव्यवस्था पे और भारत पर प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि हम क्रूड खुद का प्रोड्यूस नहीं करते हैं। 88% क्रूड है वो हमारा बाहर से आता है, और टोटल क्रूड जो हमारे यहाँ आता है उसका करीब करीब 50% हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आता है। गल्फ रीजन से हम ठीक ठाक तेल खरीदते हैं। तो अगर यहाँ पे सप्लाई चेन ब्लॉक हो रही है
तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, तो जो आम चीजें हैं, जनरल प्राइस इन्फ्लेशन, वो हमको बढ़ता हुआ दिखेगा। प्याज महंगा हो जाएगा, लहसुन महंगा हो जाएगा, और भी जो कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज। इसीलिए बीच में कई बार जो है अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है कि नहीं बहुत ज्यादा प्राइस हाइक होने वाला है। जी। तो क्रूड तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो शॉर्ट टर्म शॉक हमको लगेगा, लेकिन मेजर समस्या जो हो सकती है वो एलपीजी को लेके हो सकती है, क्योंकि करीब करीब 80% एलपीजी जो हम कंज्यूम करते हैं इंडिया में, वो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मस से होके आता है। बड़ा तो अब आपको देखने को भी मिल रहा होगा, कई न्यूज आ रही है कि सरकार रेगुलेशन टाइट कर रही है एलपीजी को लेके। तो हमने इसके लिए क्या कुछ रास्ते निकाल रखे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से हम अपने आप को निकाल पाएंगे बाहर? हाँ मैम, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से हम पहले से कुछ चीजें कर रहे थे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमको ये रियलाइज हो गया कि हम किसी एक देश पर या 4 देश पे 5 देश पे निर्भर नहीं कर सकते हैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा या क्रूड इंपोर्ट्स के लिए। तो हमने धीरे धीरे करके जो अपना इंपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई किया है। आज के समय में हम 40 से ज्यादा देशों से क्रूड को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है टेम्पररी शॉक एक लगे, लेकिन क्रूड मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है। थोड़े बहुत हाइक्स हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इतनी जगहों को सोर्स कर रखा है। आने वाले समय में अमेरिका से शेल खरीदेंगे, वेनेजुएला से भी हम तेल खरीदेंगे इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि हमको $500 बिलियन अगले 5 साल पे खर्च करना है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, तो हमको वहां से तेल मिलेगा। अभी एक वेवर जो हम पे को दिया गया है यूएस द्वारा कि आप अब रशिया से 1 महीने तक तेल ले सकते हैं, ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो आपकी स्टेबलाइज रहें। तो ओवरऑल हमको देखने को ये मिलेगा कि कुछ समय के लिए हो सकता है पेट्रोल प्राइसेस वो आपका हाइक करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका स्टेबलाइज हो जाएंगे। मेजर समस्या जो आ सकती है मैम, वो एलपीजी को लेके आ सकती है। एलपीजी को लेके आ सकती है, तो वहां पर हमने क्या किया, अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का उपयोग किया है भारत सरकार ने, और उसके अंतर्गत रिफाइनर्स को ये बोला गया है कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे एलपीजी प्रोड्यूस करिए, एक चीज। और दूसरी चीज ये कही गई है कि एलपीजी का जो वितरण है वो उसमें फोकस रखा जाए, उसमें प्रायोरिटी दी जाए डोमेस्टिक हाउस होल्ड, मतलब किचन्स को, भारतीय जो किचन है उनको प्रायोरिटी पे रखा जाए। सरकार ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी एलपीजी वगैरह का वैकल्पिक उपयोगिता हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें कुछ समय के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। सरकार ने कैटेगोरिकली कहा है अपनी पावर को इस्तेमाल करके एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत कि एलपीजी रिफाइनर्स प्रोड्यूस करेंगे, और पहली प्रायोरिटी जो डोमेस्टिक किचन्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं हमारे आपके जैसे लोग, वो यूज करेंगे। और मैम कुछ चीजें हम काफी पहले से कर रहे थे, जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो हमने क्या कर रखा है, जमीन के अंदर हमने आपका कहिए कि ऑयल स्टोरेज यूनिट्स बना रखे हैं, जिसको हम एसपीआर कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। विशाखापट्टनम में, पादुर में, चांडीखोल में, इन जगहों पे हमने बना रखे हैं। तो इसमें क्या है कि एक तरीके से हम अपना ऑयल कुशन क्रिएट किए कि इस टाइप की सिचुएशन अगर पैदा हो तो हमको कोई शॉक ना लगे, प्राइसेस हमारी हे वायर ना लगे। तो अभी हमारे पास इतना रिजर्व है कि अगले 10 दिन तक भी अगर हमारे पास बाहर से तेल नहीं आ रहा है, तो वी आर वेल इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ द होल थिंग, कि मतलब हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है 10 दिन तक एटलीस्ट। और हम आगे क्या कर रहे हैं, ये जो अपनी कैपेसिटी है उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो एसपीआर हो गया, फिर हमने जिस तरह डाइवर्सिफाई किया है अपने क्रूड रिसोर्सेज को, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो ये सारी कुछ पहल है जो भारत सरकार ने लिए हैं, जिससे हम इस एनर्जी या ऊर्जा संकट से बाहर निकल सकते। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने मुश्किल सवालों का इतने आसान तरीके से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आज की चर्चा से इतना तो साफ है कि इस समस्या का समाधान कैसे और कब निकलेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन कम से कम ये तो तय हो गया कि भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू।